हेलो एंड वेलकम टू नीट क्रैश कोर्स विद एनसीईआरटी हाईलाइट। जो हमारा टॉपिक अभी करंटली चल रहा है दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस टॉपिक के अंदर अभी तक अपन ने ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लड से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड आधा कॉन्सेप्ट आप जेनेटिक्स में पढ़कर आते हो। चलो रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ रखा है। हमने जेनेटिक्स में पढ़ रखा है कि एक जीन होता है आई जीन, ठीक है। इस आई जीन के बेसिकली हमारे पास अलील होते हैं। जनरली अपने पास कितने अलील होते हैं? 2। पर आई जीन के लिए हमारे पास कितने अलील वेराइटी होती है? 3। आई ए, आई बी एंड आई ओ, ये 3 वेराइटी अपने पास होती हैं, ठीक है। इनमें से आई ए एंड आई बी जो वेराइटी है ये अपनी खुद की शुगर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और आई ओ कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करती। तो जो शुगर प्रोड्यूस करना जानता है वो कौन सा कैटेगरी में चला जाता है? डोमिनेंट कैटेगरी। और जो बेचारा शुगर प्रोड्यूस करना नहीं जानता वो हमारी कौन सी कैटेगरी में चल जाता है? रेसेसिव कैटेगरी। यहाँ तक का पार्ट अपन ने जेनेटिक्स में पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। कौन से? देखो, एक आता है ए, 1 इज बी, 1 इज ओ और एक आ जाता है ए बी। 4 ब्लड ग्रुप आ जाते हैं अपने पास, ठीक है। अब बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जो ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ है उसको डिस्कवर किया था लैंडस्टेनर ने। कोई क्वेश्चन नहीं आता बट जस्ट जनरल हम पढ़ लेते हैं। और जो स्पेशली ब्लड ग्रुप ए बी था उसको डिस्कवर किया था डी कैस्टलो एंड सर्टली ने। इस बेसिकली ए बी ब्लड ग्रुपिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो अपन को याद होना चाहिए, वो है कोडोमिनेंस। याद करो, गठबंधन की सरकार आई ए और आई बी ये दोनों शुगर प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ डोमिनेंट होते हुए भी साथ में खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? कोडोमिनेंस। ये वाला पार्ट अपन ने पहले पढ़ रखा है। अब आते हैं अपन होता क्या है बेसिकली ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। देखो, 2 चीजें अपन को याद रखनी है। एक है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन तुम्हारा कहाँ पे प्रेजेंट है? आरबीसी के ऊपर, ठीक है। और एंटीबॉडी आपका कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक एंटीजन है और एंटीबॉडी है। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के ऊपर। और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा के अंदर। तो जो भी तुम्हारे पास एंटीजन है उसके ऑपोजिट पार्टी का ही तुम्हारे पास क्या होगा? एंटीबॉडी। भाई यार, एंटीजन यहाँ पे अपना है तो जो एंटीजन मेरे पास होगा उसके अगेंस्ट जो बंदा होगा वही एंटीबॉडी होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सपोज हम स्टार्ट करते हैं कि ये मेरा ब्लड ग्रुप है और मेरा ब्लड ग्रुप है ए। ये देखो, ये मेरी आरबीसी है, मुझे जो भी करना है आरबीसी पे करना है। सो दिस इज माय आरबीसी और मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास एंटीजन भी कौन सी होगी? ए एंटीजन। एकदम ऐसे इमेजिन करो कि मेरे पास एक झंडे की तरह एंटीजन ए है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा एंटीजन ए है, हम सिर्फ ए वालों को ही आने देंगे। समझ गए? शुगर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुआ ये। और क्योंकि हमारा दुश्मन अभी कौन है? बी, तो हमने एंटीबॉडी किसके लिए बना रखी है? बी के लिए। तो अपन ने एंटीबॉडी का यहाँ पे नाम रख दिया एंटी बी, ठीक है। अब इमेजिन करो कभी मुझे ब्लड की जरूरत पड़ जाए, है ना, मुझे कभी किसी से ब्लड लेने की जरूरत पड़े, तो यहाँ पर सबसे पहला बंदा ए ब्लड वाले बंदे से मैंने ब्लड लिया। तो जो ए बंदा वाला ब्लड होगा उसके पास भी क्या होंगी? आरबीसी, है ना। उसके आरबीसी पे भी क्या होगा? झंडा। तो डेफिनेटली अगर वो ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसके पास भी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा? ए। हम दोनों अपने झंडे मैच करेंगे। तेरे पास भी ए है, मेरे पास भी ए। चल भाई, अपन तो भाई भाई हैं। अपन दोनों के पास ही एंटीबॉडी किसके लिए? बी के लिए। तो भाई ये तो बिल्कुल सक्सेसफुल है, आराम से तुम मुझे ब्लड दे सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे हम ब्लड ग्रुपिंग में किस तरीके से ब्लड देते हैं? अब मैं ए के साथ साथ ओ वाले बंदे से भी ब्लड ले सकती हूँ। कैसे? ये वाला बात समझ आ गई अभी तक अपन को, है ना। ओ वाला जो बंदा होता है ना, ये बेचारे ऐसे लोग होते हैं जो शुगर प्रोड्यूस करना ही नहीं जानते। तो बेटा जिनके पास शुगर ही नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है, लो समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनना, सपोज करो मैं ए वाले बंदे की जगह किसी ओ वाले बंदे का ब्लड ग्रुप ले लेती हूँ। ये लो, ये कोई ओ वाला बंदा है और इसका ब्लड मैंने ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी आरबीसी मेरे पास आएंगी। इसके आरबीसी पे कोई झंडा ही नहीं है। सोचो यार, इमेजिन करो
मैं दूर से देख रही हूँ कि मेरे पास जो बंदा आ रहा है उसके एंटीजन कौन सी है, बोले तो उसका झंडा कौन सा है। उसके झंडे पे मुझे ए दिख गया तो वो मेरा दोस्त है, उसके झंडे पे अगर मुझे बी दिख गया तो वो मेरा दुश्मन है। पर अगर उसके झंडे पे कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल ही वो तो नील बटा सन्नाटा होकर आ रहा है कि बस ठीक है मेरे को तो ले लो, मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो ऐसे बंदे के पास जब झंडा ही नहीं तो अपन सोचेंगे ना चल यार ले लो यार, इसको तो अपन अपना बना लेंगे। तो आप ओ वाले बंदे से ब्लड इसलिए ले पाते हो क्योंकि उसके ऊपर आरबीसी के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं। समझ गए हम ये कॉन्सेप्ट। इसलिए हम डोनर कौन सा ले सकते हैं, अगर मैं ए हूं तो मैं ए से ले सकती हूँ और ओ से ले सकती हूँ। बट अगर सपोज करो एक तीसरी सिचुएशन, मैंने यहाँ पर ए होने के बावजूद किसी बी वाले बंदे से ब्लड ले लिया, समझ लो, बी वाले के सिर पे कौन सा झंडा होगा, बी का, मेरे पास कौन सा है, ए का। क्या दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, नहीं। जैसे ही ऐसा होगा मेरे पास क्या बैठी हुई है, खूब सारी एंटी बी। ये एंटी बी इस पे धुआंधार हमला कर कर इसको मार डालेंगी, समझ लो, और सारी इसकी आरबीसी की धज्जियां मर जाएंगी, समझ लो। ऐसे कॉन्सेप्ट पे हम ब्लड ग्रुपिंग एक्सचेंज करते हैं। तो ए वाला किससे ले सकता है, ए एन ओ। बी वाले के पास अब कॉन्सेप्ट उल्टा कर दो, बी वाले के पास झंडा किसका होगा, बी का, तो वो बी से ले लेगा और ओ से ले लेगा, पर ए से कभी नहीं लेगा, समझ गए। अब एक थोड़ा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होता है ब्लड ग्रुप ए बी का। ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना, ये बड़े मजेदार होते हैं, सुनो, क्योंकि तुम्हें पता है ना ब्लड ग्रुप ए बी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो इनके पास जैसे सपोज करो ये किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, इसके पास एक झंडा तो ए का है, ठीक है, इसके पास एक झंडा बी का भी है, ठीक। और क्योंकि ए और बी दोनों का ही झंडा है, तो भाई यार तुम सोचो, मेरे पास ए का भी झंडा है, मेरे पास बी का भी झंडा है, तो क्या मैं कोई एंटीबॉडी रख सकती हूँ, नहीं। अब इमेजिन करो इस बंदे को कभी ब्लड ग्रुप की जरूरत है, कोई सा ब्लड चाहिए इसको, ठीक है, और इसने किसी ए वाले बंदे से ब्लड ले लिया, ठीक। ए वाले बंदे के सिर पे कौन सा एंटीजन होगा, ए। तो ए वाली पार्टी इसको पहचान के खुश हो जाएगी, अरे यार तू तो अपना ही भाई, आजा आजा आजा, ठीक है। बी वाले का थोड़ा मूड खराब तो होगा कि यार मेरा तो कोई बंदा आया ही नहीं, पर क्या करें, यहाँ पे एंटीबॉडी तो है ही नहीं ना, एंटीबॉडी होगी ही नहीं तो ये किसके थ्रू लड़ाइयाँ करवाएगा, किसी के थ्रू नहीं। तो बेचारे बी वाले बंदे को भी खुश होके कहना पड़ता है चलो चलो यार आ जाओ आ जाओ। समझ रहे हो हुआ क्या है, दोबारा सुनो। मैं हूं ए बी, मेरे पास ए का भी झंडा है, मेरे पास बी का भी झंडा है। मैंने किससे ब्लड ले लिया, ए वाले इंसान से। ए वाले के पास फ्लैग किसका होगा, ए का। तो ए और ए तो मिल गए, बी वाले का दिमाग खराब होगा, यार बी का तो कोई बंदा आया ही नहीं, पर यहाँ पर वो एक्शन नहीं दे पा रहा क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है हमारे पास। अब एंटीबॉडीज ही नहीं है तो कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई नहीं है तो आप इजीली ए वाला ब्लड ग्रुप भी ले सकते हो। इसीलिए ए बी वाला बंदा ए बी ओ सबका ले लेता है ब्लड, क्योंकि तुम्हें इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि उसके पास एंटीजन तो दोनों होती हैं पर एंटीबॉडी एक की भी नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ओ वाला बंदा, इसको तो आप क्या बोल देते हो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक। और ओ वाले को आप क्या बोल देते हो, यूनिवर्सल डोनर। इसका रीजन भी सुन लो, ध्यान से सुनो। अभी मैंने तुम्हें बोला कि इसके पास कोई झंडा ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, तो ये बिना झंडे के जाता है ना तो कोई भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है, आ जा यार तू किसी की पार्टी में भी आ सकता है आराम से। जिसका कुछ नहीं वो किसी की पार्टी में भी जा सकता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीजन तो इसके पास नहीं होता, पर बेटा दिक्कत तुम्हें पता है क्या होती है, इसके पास एंटीबॉडी दोनों की होती है। सपोज करो किसी ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ब्लड चाहिए, ये ओ वाला बंदा है, इसको ब्लड चाहिए, इसके पास एंटीजन तो नहीं है, पर यहाँ पर इसके पास दो एंटीबॉडी हैं, एक एंटीबॉडी ए और एक एंटीबॉडी बी, समझ लो। अगर इसने किसी ओ वाले बंदे से ही ब्लड लिया, ठीक है, तो ओ वाले के पास डेफिनेटली तुम्हें पता है कोई एंटीजन नहीं होगा। एंटीजन नहीं होगा तो दोनों का खुशी खुशी बढ़िया हो जाएगा सब काम, और दोनों आराम से ब्लड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आरबीसी डैमेज नहीं होगी। अगर सपोज करो ये गलती से ए वाले बंदे से ब्लड ले ले, सपोज करो ए वाले के पास क्या झंडा होगा, ए का, इसके पास कोई झंडा है नहीं, पर इसके पास ये एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है।
एंटीबॉडी बी इस पे धुआंधार हमला कर देगी, और जैसे इस पे धुआंधार हमला करेगी, ए तो कुछ रिएक्शन ही नहीं देगा भाई, ए का तो पार्टी वाला है ना, ये बी इस पे हमला करके इसको बर्बाद कर देगी। इसलिए ओ वाला इंसान दे तो सबको देता है ब्लड, पर ले सिर्फ किससे सकता है, ओ से। यहाँ से आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। आई होप ये पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। बस ऐसे तुम झंडे मैच करो, झंडे जहां मैच नहीं करें एंटीबॉडीज से हमला करवा दो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन, आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है, सुनो देखो, ये भी एक तरीके से झंडा ही है। देखो अभी तुमने नोटिस किया था ये आपकी आरबीसी थी, आरबीसी पे अभी आप बात कर रहे थे एंटीजन रिलेटेड टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सिमिलरली हमारे पास एक और झंडा होता है, वो है आरएच फैक्टर का। अब ये आरएच फैक्टर कॉन्सेप्ट कहां से आता है, सुनो। अगर आपकी आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन है, जिस एंटीजन को अपन प्यार से क्या बोलते हैं, आरएच, इसको हमने कहां से डिस्कवर किया, ये नाम आरएच कहां से आया, रेसिस मंकी से। समझो, अपन यार जानते हैं ना अपने रिश्तेदारी में मंकी वंकी, तो रेसिस मंकी से ये वाला फैक्टर का नाम आरएच फैक्टर बन गया। ठीक है, अगर मेरे पास ये आरएच फैक्टर वाला एंटीजन है तो मैं क्या हूं, आरएच पॉजिटिव। अगर सपोज करो मेरे पास ये एंटीजन नहीं है तो मैं क्या हूं, आरएच नेगेटिव। और कमाल की बात है, इस दुनिया में अराउंड 80% लोग, उनके पास ये आरएच फैक्टर होता है। तभी तो तुम सुनते हो अपन बोलते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हम बोलते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। मैक्सिमम लोग आपको पॉजिटिव बोलते हुए मिलेंगे, क्योंकि अराउंड हम मान के चलते हैं कि मोस्टली लोगों के पास ऐसा होता है। समझ लो, आरएच पॉजिटिव जो होता है, आरएच एंटीजन उनके पास होता है, समझ गए। जो आरएच नेगेटिव होते हैं उनके पास ये एंटीजन नहीं होता। ये पहला कॉन्सेप्ट तुम समझ गए। पर यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीबॉडी दोनों के पास ही नहीं। भाई ऑब्वियसली यार, जिसके पास एंटीजन है उसके पास एंटीबॉडी तो नहीं होगा, पर जिसके पास एंटीजन नहीं है उसके पास भी अभी एंटीबॉडी नहीं है। समझो तुम डिफरेंस वहाँ पे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ऐसा नहीं है, वहाँ पे पहले से एंटीबॉडी बना रखी है तुमने। यहाँ पे अगर सपोज करो मेरे पास एंटीजन नहीं भी है तो मैंने पहले से ही एंटीबॉडी नहीं बना रखी। समझ गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये जो आरएच फैक्टर होता है ना, बेसिकली इट्स अ डोमिनेंट फैक्टर। बात समझ रहे हो। अगर किसी एक भी पेरेंट के पास ये फैक्टर है, कोई बंदा जैसे आरएच पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये उनके बच्चों तक जाता ही जाता है। समझ रहे हो। तो दिस इज अ डोमिनेंट फैक्टर। समझ गए। फिर तुम अगर कॉन्सेप्ट और अगर डिटेल में जानना चाहो तो डोमिनेंट फैक्टर से एक और अपन, जैसे अपन मान लेते हैं जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है, क्या माने अपन किसी का, फॉर एग्जाम्पल अपन ने मान लिया ये कोई बंदा है, ठीक है, हम बोल रहे हैं ये डोमिनेंट है आरएच को लेकर। तो इसकी 2 सिचुएशन हो सकती हैं, ये कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। समझ गए। मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। और कोई बंदा बोले यार मैं तो नेगेटिव हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, तो ये जो बंदा है ना, ये आपका सिर्फ यही कंडीशन हो सकता है आर। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर तुम क्रॉस करोगे, चलो मैं एक क्रॉस करके बता देती हूँ। सपोज करो कोई पेरेंट है, मैं बोलूँ मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ठीक है, और बी पॉजिटिव में भी डीप इनसाइड मैं हेट्रोजाइगस पॉजिटिव हूँ। समझ रहे हो, मैं हेट्रोजाइगस हूँ आरएच फैक्टर के लिए। और सपोज करो यहाँ पर मैंने जिससे शादी की है वो भी कौन है, पॉजिटिव, और वो भी कोइंसिडेंटली कौन सी कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस। जरा क्रॉस कर लें एक बार फटाफट अपन, देखो आर 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 आर, कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। क्या आप देख पा रहे हो, ओनली 1/4 चांसेस हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा, नेगेटिव फैक्टर के साथ। समझ लो। इसलिए हम बोलते हैं आरएच फैक्टर क्या है, डोमिनेंट। इसके आगे का क्रॉस भी आप लोग करके देखना और डेफिनेटली आपको समझ आ चुका है कि क्यों मेजॉरिटी जनता 80% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर पॉजिटिव, बिकॉज आरएच फैक्टर इज अ पॉजिटिव डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। देखो जनरली जब भी हमें कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है, कभी कोई ब्लड लेता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसके अपन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब सपोज यार मुझे ब्लड की जरूरत है ना, तो मुझे ब्लड की जरूरत है, अभी मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है यार, मैं तो आराम से बी पॉजिटिव हूँ,
तो मैं बी से भी ले सकती हूँ, ओ से भी ले सकती हूँ, है ना। पॉजिटिव वालों से भी ले सकती हूँ, नेगेटिव वालों से भी ले सकती हूँ। सोचो क्यों? पॉजिटिव वालों के पास तो एंटीजन है ही है, नेगेटिव वालों के पास एंटीजन नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, दोनों का दे दो। दिक्कत नेगेटिव वालों के साथ होती है। जैसे सपोज करो किसी का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, तो वो ब्लड सिर्फ किससे ले सकता है? बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव से। ये कभी भी बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो। जब मैं नेगेटिव हूँ, है ना, मेरे पास एंटीजन नहीं है, ठीक, तो मेरी बॉडी के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है। आई एम हैविंग नो एंटीजन, नो एंटीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने जबरदस्ती कीड़े की है, समझ रहे हो? तुमने मेरे पास क्या भेजी? एंटीजन भेजी। मेरा दिमाग क्या हो जाएगा? खराब। दिमाग खराब होते ही मैं क्या बनाने लग जाऊंगी? एंटीबॉडी। और जैसे ही एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी किस पे हमला कर देंगी? इनके एंटीजन पे। और इस इंसान से जिससे आपने ब्लड लिया है ना, आपकी बॉडी उसके आरबीसी के चिथड़े उड़ा देगी। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ध्यान दी जाती हैं, समझो। अब ये तो अपन ध्यान रख सकते हैं। दिक्कत कब होती है? मदर एंड फीटस के केस में। इमेजिन करो, जो मदर है वो मदर क्या है? RH नेगेटिव, ठीक है, और जो फादर है वो क्या है? RH पॉजिटिव, ठीक। डेफिनेटली तुम समझो, पॉजिटिव डोमिनेंट फैक्टर है, तो ज़्यादा चांसेस जो बच्चा होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस मदर की। शी इज़ हैविंग हर फर्स्ट बेबी। ये फर्स्ट बेबी वाली सिचुएशन है। फर्स्ट बेबी के कंडीशन में ये बच्चा मदर से जुड़ा होता है। अपन को याद है प्लेसेंटा होती है और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये मदर से जुड़ा होता है। मदर की बॉडी इसको सब कुछ भेजती है, खाने का, मतलब गैसेस वगैरह सब काम की चीज़ें भेजती हैं। बट यहाँ पर मदर के पास अभी कोई दिक्कत नहीं है। मदर के पास तो एंटीजन ही नहीं है। देखो, मदर के पास एंटीजन भी नहीं है और एंटीबॉडी भी नहीं है। ये कौन है? मदर का केस। इधर हम बात कर रहे हैं बेबी की। वो भी कौन से बेबी की? फर्स्ट बेबी की। इसके पास एंटीजन है, पर हाल फिलहाल अभी हम एंटीबॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। एंटीबॉडी इसके पास भी नहीं, ठीक। अब क्या होगा? प्लेसेंटा मदर को बेबी से बहुत अच्छे से सेपरेट रखेगी। तो मदर काम काम का सामान भेजेगी, पर मदर को ये कानों कान खबर भी नहीं होगी कि वो जो बेबी है वो तो बहुत बड़ा वाला चोर है, वो RH पॉजिटिव है। मदर को ये पता भी नहीं चलेगा, ठीक। अब क्या होगी? इस बेबी की डिलीवरी, ठीक है। बेबी की डिलीवरी के टाइम पे पूरे चांसेस होते हैं कि मदर का ब्लड बेबी के ब्लड से क्या आ जाए? कांटेक्ट में आ जाए। उस टाइम पे मदर को पता चलेगा, अरे ये तो बहुत ही बदतमीज बच्चा था, इतने टाइम से RH पॉजिटिव बच्चा मेरे पास था, मैं तो नेगेटिव हूँ। उस टाइम पे इमीडिएटली मदर के ब्लड को गुस्सा आ जाएगा। इमेजिन करो, दिमाग खराब हो गया इसका, यार इसको इतने टाइम तक मैंने रखा और ये तो बहुत बदतमीज बच्चा है। इसके लिए वो क्या बनाने लग जाएगा? इमीडिएटली एंटीबॉडीज। समझ रहे हो? पर जब तक वो एंटीबॉडी बनाएगा इस बच्चे के लिए, तब तक ये बच्चा तो निकल भी चुका होगा, डिलीवर भी हो चुका होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम? मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड अगर कांटेक्ट में आ गया डिलीवरी के टाइम पे, तो बेबी के बॉडी में क्या है? ब्लड में एंटीबॉडी। एंटीजन। मदर की बॉडी जैसे ही कांटेक्ट में आएगी वो इमीडिएटली क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कोशिश तो करेगी बच्चे को कुछ करने की, पर बच्चा तब तक बाहर आ चुका है। समझ गए? तो बच्चा तो सेफ, तो पहला बच्चा तो बिल्कुल सेफ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। पर मदर की बॉडी ने अभी यहाँ पर क्या बना लिए? एंटीबॉडीज। समझ गए? अब इमेजिन करो, इस मदर की फिर से इच्छा हुई एक सेकंड बेबी करने की, है ना। अब ये मदर फिर से शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज हैविंग हर सेकंड बेबी, ठीक है। सेकंड बेबी, यार तुम समझ लो ना, फादर अगर पॉजिटिव है तो चांसेस वापस से सेकंड बेबी के भी क्या हैं? पॉजिटिव होने के ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे के पास अभी क्या है? एंटीजन। सेकंड बार मदर नहीं बख्शेगी इसको। ये बच्चा ब्लड इसको नोट कर रहा है, ठीक है। ब्लड प्लेसेंटा से, मतलब प्लेसेंटा से सामान आ रहा है बच्चे के पास। और बेटा तुम्हें याद हो तो प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज भी क्रॉस कर सकती है। पिछली बारी तो एंटीबॉडीज ही नहीं थी, पर इस बारी एंटीबॉडीज हैं। तो एंटीबॉडीज क्रॉस करेंगी मदर की बॉडी से बेबी तक, और बेबी से कहेंगे अबे तू भी पॉजिटिव है, इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। और ये एंटीबॉडीज धुआंधार इस बच्चे के आरबीसी को डैमेज कर देंगी, और जिसके चलते इस बच्चे को सीवियर अनीमिया हो सकता है
एज वेल एज सीवियर जॉइंटिस हो सकता है। समझ रहे हो तुम, इस बच्चे के चांसेस तो फिर सर्वाइवल के मुश्किल हो जाते हैं। तो सेकंड बेबी को ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, और इस बड़ी दिक्कत को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। समझ गए कंडीशन। पहला बच्चा बिल्कुल आराम से निकल गया क्योंकि मदर को पता ही नहीं चला कि वो ऐसे बच्चे को लेके बैठी थी जो पॉजिटिव था। पहली बारी में जैसे उसे पता चला, शी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज। सेकेंड बेबी भी जब पॉजिटिव आया तो एंटीबॉडीज क्रॉस कर रही थी। एंटीबॉडीज ने बोला अब तुझे नहीं छोड़ेंगे भाई, तू पिछली बार पहला तेरा भाई निकल लिया, इस बार तू नहीं बचेगा। और इस पे पूरा का पूरा अटैक कर दिया जाता है एंटीबॉडीज के थ्रू, जिसके थ्रू इसको सीवियर अनीमिया एज वेल एज जॉइंटिस हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर है। फटाफट हम देख लेते हैं एनसीईआरटी ने इसमें क्या दे रखा है। एक और RH एंटीजन भी होता है, ऐसा सेम रेसिस मंकी पे भी होता है, इसलिए हमने नाम क्या रख दिया, RH। इसको कहाँ पे देखते हो आप, RBC की सरफेस पे। मेनली लोगों के पास ऐसा होता है, 80% लोगों के पास है। मैंने तुम्हें बता दिया रीजन क्या है, क्योंकि डोमिनेंट होता है। जिनके पास है वो पॉजिटिव हैं, जिनके पास नहीं है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पर्सन को अगर तुम पॉजिटिव से एक्सपोज करोगे तो वो एंटीबॉडीज बना लेगा जो उसके पास पहले नहीं थी। इसलिए RH ग्रुपिंग को भी चेक करना बड़ा जरूरी है। दिक्कत कब आती है, आ जाओ डायरेक्टली दिक्कत पर आओ। दिक्कत आती है मदर अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, अगर सपोज करो बेबी का ब्लड क्या, बेबी जो है वो पॉजिटिव है, मेटर्नल ब्लड जाता रहता है, सब कोई दिक्कत नहीं आती। बट जैसे ही डिलीवरी के टाइम पे एक्सपोजर होता है तो फिर उसको पता चल जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडीज RH फैक्टर के अगेंस्ट बन गई। अब आप नेक्स्ट देखो, अगर उसका सेकेंड प्रेगनेंसी भी होता है तो RH एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है मदर के अंदर, और वो लीक कर जाएंगी और फीटस के देखो फीटल RBC को बर्बाद कर देंगी। इस कंडीशन में उसको सीवियर अनीमिया या जॉइंटिस हो सकता है। कंडीशन का नाम तुम्हें पता होना चाहिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। और इसको आप इस इमीडिएटली डॉक्टर अगर चाहें तो, अगर हमें पहले से डेफिनेटली पता ही रहता है मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन सेकेंड बेबी को ना आए पहले से ही वो क्या कर देते हैं, anti-RH एंटीबॉडी देते हैं। यानी कि जो मदर ने फर्स्ट टाइम पे एंटीबॉडी बनाई ना, इमीडिएटली क्या दे देते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है। और एंटीबॉडी क्या करता है, इन एंटीबॉडीज को इमीडिएटली खत्म कर देता है ताकि सेकेंड बेबी के साथ ऐसी कोई दिक्कत ना आए। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पे। आ जाओ भाई, स्टार्ट हमें क्या करना है, देखो ब्लड तुम्हें याद है हमारी बॉडी में ऑलवेज इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, मस्त घूमता रहता है। और हमारे पास ब्लड में एक कंपोनेंट होता है हिपैरिन। हिपैरिन इज एन एंटीकोआगुलेंट जो ब्लड को अंदर जमने नहीं देता। उससे कहता है मस्त भाग भाई, तू जम मत, क्योंकि तू जम गया तो फिर सामान कैसे पहुंचेगा। ठीक है। पर सपोज करो आपके कभी चोट लग जाए, तो चोट लगती है तो खून निकलने लग जाता है। अगर सपोज करो खून निकलता ही जाए तो यार ब्लड की कमी हो जाएगी अपन को, समझ रहे हो। तो हमारे पास नेचुरली एक मैकेनिज्म होता है उस ब्लड को रोकने के लिए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये शुरुआत कैसे होती है, इस मैकेनिज्म को समझना बहुत ईजी सा मैकेनिज्म है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं। शुरुआत कैसे होती है, सपोज करो ये किसी का हाथ है ना, और उसके हाथ में यहाँ पर चोट लग गई। जैसे ही यहाँ पे चोट लगेगी वैसे ही यहाँ से क्या निकलने लग जाएगा, खून। अभी ब्लैक कलर का ही बना लेते हैं यार ब्लड अपन, ये रहा ब्लड निकलने लग गया। जैसे ही बेटा ब्लड निकलने लग जाएगा तो यार ये तो ब्लड लॉस होने लग जाएगा। तो हमें एक मैकेनिज्म एक्टिवेट करनी है, ध्यान से सुनना। जब तुम्हारा कोई ब्लड लॉस नहीं हो रहा तो हिपैरिन एक्टिवेट है, पर ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म इनएक्टिवेट है। अभी तुमको उल्टा कर देना है, फ्लिप कर देना है। तो मैं हिपैरिन को इस जगह पे इनएक्टिव करना है और क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करनी है। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे एक्टिवेट होती है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसे ही मेरा ब्लड निकलने लगा तो यहाँ पे यार जो भी प्लेटलेट्स वगैरह होंगी, यार ब्लड तो यहीं से निकल रहा है ना, यहाँ पे ये जो ऑलरेडी इधर की साइड प्लेटलेट्स हैं ये रप्चर होना लग जाएंगी, फटने लग जाएंगी, समझ रहे हो। और यहीं पे मेरी टिश्यूज डैमेज हो चुकी। दो चीज़ हो रही है, एक तो जहाँ से ब्लड निकल रहा है वहाँ की आसपास की प्लेटलेट्स रप्चर होने लग जाएंगी, और वहाँ पे जो डैमेज टिश्यू है ये दोनों मिलके सिंथेसाइज करेंगे कंपोनेंट जिसको आप बोलते हो थ्रोम्बोप्लास्टिन, समझ रहे हो। इसी का ही हमारी बुक में नाम दे रखा है थ्रोम्बोकाइनेस,
समझ गए, बना लिया तुमने एक प्रॉपर कंपोनेंट जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसा करने के लिए तुम्हारी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम और विटामिन के होना चाहिए। याद करो कितना बार अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अगर सपोज करो तुम्हारे पास विटामिन के ही नहीं है, कैल्शियम ही नहीं है, तो प्लेटलेट और टिश्यू कहती है रहने दे भाई, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, ठीक है। सो पहली स्टेप के लिए आपको विटामिन के एज वेल एज कैल्शियम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बात समझ आई, क्या बना दिया तुमने, थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज। अब याद करो, अभी थोड़ी अपन कल ही पढ़ रहे थे कि प्लाज्मा के अंदर 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। याद करो, तुम्ही ने पढ़ा था, एक तो था प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा क्या था, फाइब्रिनोजन। मैंने पहले ही बोला था, प्रो मतलब इनएक्टिव केस, दूसरा वाला बंदा क्या था, फाइब्रिनोजन। नोजन आते मैंने कहा था ये भी कौन सा बंदा है, इनएक्टिव। अब तुम्हें देखना है पूरा का पूरा मैकेनिज्म। जैसे तुमने कभी मूवीज देखी हैं, जैसे एक मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम, एक बंदा एक को चाटा मारता है, दूसरा दूसरे को मारता है, फिर तीसरा तीसरे को मारता है, ऐसे फ्लो में एक दूसरे को हम चाटा मारते जाते हैं, समझो। जैसे ये खड़ा है, इसने इसको चाटा मारा, फिर इसने इसको चाटा मारा, ऐसे सिमिलरली एक को चाटा पड़ता जाता है और पूरे सीक्वेंस में लास्ट वाले बंदे तक चाटा पहुंच जाता है। सिमिलरली ये जो ब्लड कैस्केड मैकेनिज्म है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक एक्टिवेट होगा, दूसरे को एक्टिवेट कर देगा, फिर तीसरे को एक्टिवेट कर देगा, एंड सो ऑन, ये एक्टिवेशन होता है। समझ गए बात। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज जाके फटाक से एक्टिवेट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को। ये प्रोथ्रोम्बिन कैसी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगा, तुम इमेजिन करो उसने इसको चांटा दिया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। ये फटाक से लगेगा, थ्रोम्बिन भागेगा किसके पीछे, फाइब्रिनोजन के पीछे। फाइब्रिनोजन को चांटा देके इसको एक्टिवेट कर देगा फाइब्रिन में। कितनी इजी मैकेनिज्म है, दोबारा सुनो। प्लेटलेट जो वहाँ की, जहाँ से खून निकल रहा है, वहाँ की प्लेटलेट्स कहती हैं अब हम रप्चर हो रहे हैं। वहाँ की डैमेज टिश्यू भी कहती है यार मेरे को भी फटाफट मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है। दोनों मिलके धुआंधार प्रोडक्शन शुरू करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज की। ऐसा करने के लिए इन्हें किसकी जरूरत है, कैल्शियम की और विटामिन की। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, वो फटाफट भाग के जाता है प्रोथ्रोम्बिन के पास, उसको चाटा मारता है, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। जैसे थ्रोम्बिन बना, वो फटाक से एक्टिवेट होकर एकदम भागने लग जाता है फाइब्रिनोजन के पीछे। फाइब्रिनोजन को चाटा मार के किस में एक्टिवेट कर देता है, फाइब्रिन में। फाइब्रिन एकदम ना फाइबर जैसा नाम है, तो बेटा फाइबर जैसा नाम है तो काम भी फाइबर जैसा है। वहाँ पे ये ऐसे ना फाइबर की तरह बिखर जाता है, जहाँ पे तुम्हारे लगरी होती है ना, वहाँ पे ये फाइबर बिखर जाते हैं। और यहाँ से आपको ऑलरेडी खून निकल रहा है, तो उस खून में क्या होगा, उस ब्लड में क्या होगा, मरी हुई आरबीसी, मरी हुई डब्ल्यूबीसी, मरी हुई प्लेटलेट, सब मर रहा है ना, उन सबको बाइंड करके एकदम से वहाँ पर है ना एक गुच्छा सा बना देगा। और यही गुच्छा क्या कहलाता है, क्लॉट। समझ गए। तो जैसे ही आपके क्लॉट बन जाता है, ब्लड आना रुक जाता है। अगर तुमने ट्राई किया हो, जैसे कि बचपन में अपन सब करते थे, जहाँ पे क्लॉट बन जाता है वहाँ पे अपन वापस से खुजा देते हैं, और जैसे क्लॉट निकालते हैं आप देखते हो ब्लड दोबारा आने लग जाता है। जैसे ब्लड दोबारा होगा, ये मैकेनिज्म वापस से एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरीके से आप ब्लड कोआगुलेशन या क्लॉटिंग करते हैं। आ जाओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं फटाफट। देखो क्या लिख रहा है, ब्लड एग्जिबिट कोआगुलेशन या क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, ये भी हमें पता है। एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम्प देखते हैं ना अपन, डार्क रेडिश ब्राउन सा वो कुछ जम जाता है वहाँ पे। कहाँ पे बनता है, एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, इसी को आप प्यार से क्लॉट या कोआगुलम बोलते हो। ठीक, क्या है वो, बेसिकली नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन, और उनके साथ जितने भी आपके ये डेड और जो सारे डैमेज हो चुके हैं ना, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, सारे के सारे वहाँ पे ट्रैप होकर वहाँ पे पूरा का पूरा एक वो बना देते हैं, क्लॉट। ऐसा करने के लिए ये मैकेनिज्म उल्टी लिखी हुई है, पर मैं पढ़ूंगी इसको इसी में। तो मैं पता है लास्ट स्टेप अपन ने क्या किया था, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाया था। एनसीईआरटी ने इसको उल्टा लिख रखा है। देखो, फाइब्रिन का कन्वर्जन हुआ किससे, फाइब्रिनोजन से, लास्ट स्टेप से। ऐसा किसने किया, थ्रोम्बिन ने। थ्रोम्बिन को किसने जगाया था, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए यू रिक्वायर्ड थ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बिकाइनेज। ठीक है, यही वाली पूरी मैकेनिज्म अपन ने की थी। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बिकाइनेज ने किया। तो एनसीईआरटी ने इसको उल्टा कर दिया, पर मेरे हिसाब से हमें इसको सीधे डायरेक्शन में ही याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और लास्टली आ जाओ, देखो क्या लिख रहा है, ऐसी पूरी प्रोसेस कैस्केड प्रोसेस लाइन से स्टेप में चल रही है, और ऐसा होने पर बेसिकली आपका ब्लड रुक जाता है। लास्ट लाइन अपन पढ़ लेते हैं।
सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो इनिशिएट कोagulation। वही मैंने तुम्हें बताया ना, डिसइंटीग्रेट हो जाती है प्लेटलेट और जो टिश्यू जहाँ पे डैमेज हुआ है वहाँ से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिसके थ्रू थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस बनता है। कैल्शियम बड़ा ज़रूरी है, ये गलती से लिखना भूल गए कि आपके लिए विटामिन के भी बड़ा ज़रूरी है। ये दोनों ज़रूरी हैं इस मैकेनिज्म के लिए। अगर आपको गलती से भी इन दोनों की डेफिशिएंसी है तो फिर क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो आई होप ये वाला टॉपिक भी क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना लिम्फेटिक सिस्टम। भाई बहुत आसान है लिम्फेटिक सिस्टम, बस तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहली बात, लिम्फेटिक सिस्टम की गाड़ी क्या है आपकी, प्यारा प्यारा लिम्फ। भाई तुम्हें पता है एक बात याद रखनी पड़ेगी, लिम्फ ना ब्लड का ही पार्ट है। ब्लड से ही निकला छोटा सा कंपोनेंट लिम्फ बन जाता है और वो दोबारा ब्लड में मिल जाता है, समझ रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरी भी पढ़ते हो, लिम्फेटिक वेसल भी पढ़ोगे और लिम्फ नोड भी पढ़ोगे। आओ अब थोड़ा अपन इसको मजे से पहले पढ़ते हैं। लिम्फ बनता कैसे, आओ देखो। लिम्फ बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ब्लड जब भी आता है वो हमेशा किसके थ्रू आता है, आर्टरी के थ्रू। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना बस तुम। आता किसके थ्रू है, आर्टरी के थ्रू। जैसे ही वो सेल के आसपास आ जाता है, जैसे इमेजिन करो ये मेरी कोई बॉडी सेल है, ठीक है। जैसे ही इसके आसपास आएगा बेटा ये डिवाइड कर जाएगा और डिवाइड करके क्या बना लेता है, कैपिलरीज। तो इमेजिन करो ये मैंने क्या बना दी, कैपिलरीज बना दी। थोड़ा मोटा बनाया मैंने अभी कैपिलरी, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें बाहर भेजनी है। और जब सारा काम हो जाता है तो सारी कैपिलरी इकट्ठा होके क्या बन जाती हैं, वेन। ये लो, ब्लड आया यहाँ से था और चला यूँ जाता, यूँ आर्टरी से आया, कैपिलरीज से पहुँचा, वेन से वापस चला गया। कहाँ चले जाएंगे, दोबारा हार्ट से, ठीक। अब आपका समान काम का आर्टरी के थ्रू आया 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 कैपिलरी में पहुँच गया। कल ही मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि सेल के आसपास की जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। याद आ रहा है, या इसी स्पेस को हमने एक और नाम दिया था, इंटरस्टिशियल स्पेस। दो नाम दिए थे अपन ने, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ से कैपिलरी से जितना भी काम का आइटम होता है वो सारा बाहर निकलना चाहता है, तो कैपिलरी ने बहुत शानदार जुगाड़ कर रखा है। कैपिलरी में ना ऐसी छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं यहाँ पर, अब वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कैसे क्या होता है। बट अभी ऐसे इमेजिन करो जैसे चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, जैसे तुम उस पर चाय डालते हो, चाय की पत्ती तो वहीं रह जाती है, सामान निकल जाता है। तो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी इधर से निकलने लग जाएंगी बाहर। ये लो, बाहर निकलने लग गई, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है, जो ब्लड आर्टरी के थ्रू आ रहा है, आर्टरी में जो ब्लड पंप किया है वो हार्ट ने किया है। तो बेटा यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ना वो काफ़ी प्रेशर से आएगा, तो इधर की साइड आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो आता हुआ ब्लड का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो तुम समझ लो, जोर से एकदम पड़े पानी तो छेदों से निकल के जाएगा ब्लड, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी प्रेशर से सामान बाहर जाता है। सेल कहती है लो जी मज़ा आ गया, खूब सारा माल आया है, सारा काम का सामान ले लो, कचरा फेंक दो। तो ब्लड क्या करता है, सॉरी ब्लड क्या, सेल यहाँ से सारा काम का सामान ले लेता है, ऑल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब ले लेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे कचरा फेंक देगा। कहाँ पर फेंक रहा है ये, इंटरस्टिशियल स्पेस में। क्योंकि बेटा ये फ्लूइड है ना, इसलिए आप इसे क्या बोल देते हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जहाँ पे लगातार सेल इतनी छोटी है, काम का सामान लेती जाती है, कचरा फेंक दी जाती है। समझ गई थी बात। अब क्या है, ये कचरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्या मैं इसको यहीं रख लूँ, नहीं ना, इसको मुझे दोबारा ब्लड के अंदर ही पार्ट बनाना है। तो इसमें से मेजॉरिटी वापस से जैसे निकला था ना वैसे ही एंटर करने की कोशिश करता है। समझ गए। अब मैंने तुम्हें बोला था कि जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उसको हार्ट ने पंप किया है। या तुम्हें कोई हार्ट दिख रहा है पंप करने वाला, नहीं। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस एंटर करने की कोशिश करेगा, इधर कैपिलरी से वापस इधर की साइड आने की कोशिश करेगा, क्या उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, आंसर है नहीं। तो इधर की साइड ब्लड का प्रेशर कैसा होगा, लो। तो बेटा जितनी स्पीड से सामान बाहर निकला था क्या उतनी स्पीड से वापस अंदर आ पाएगा, आंसर है नहीं। इसलिए मेजॉरिटी जो चीज़ है फिर भी बेचारे कोशिश करते हैं कि यार हम एंटर तो कर जाएं वरना हमारे को ब्लड छोड़ के चला जाएगा। तो मेजॉरिटी एंटर कर जाता है, मेजॉरिटी यहाँ पे कम प्रेशर होने के बावजूद भी एंटर कर जाता है।
पर फिर भी यार कुछ तो रह ही जाता है। और ये जो कुछ रह गया, अगर मैंने इस कुछ को यहीं छोड़ दिया तो बड़ी दिक्कत की बात है यार। मैं इस कुछ को यहाँ छोड़ नहीं सकती। तो इसके लिए आपका होनहार लिम्फेटिक सिस्टम आता है। आओ कलर चेंज करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कहता है फिकर नॉट। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कैपिलरीज बनाता हूँ। देखो यहाँ पे बनती है कुछ कैपिलरी, ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ कैपिलरीज बनेंगी कुछ इस तरीके से। और ये कैपिलरी, ये तो मैं एक साइड बना रही हूँ, ऐसा तुम इमेजिन कर सकते हो हर साइड पे बनेगी। ये कैपिलरी कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर प्रेशर नहीं है ना, तुम ब्लड का पार्ट नहीं बन पा रहे, इट्स ओके इट्स ओके, तुम मेरे पास आ जाओ। ये सारा सामान बहुत सारा जो यहाँ एंटर नहीं कर पा रहा था वो इसमें एंटर कर जाएगा। एंटर करता 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 ये एंटर कर गया कैपिलरी में। और ये कैपिलरी कौन सी है आपकी? लिम्फेटिक कैपिलरी। दिस इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक कैपिलरी। एक बार ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो कुछ भी नहीं हुआ, आर्टरी से ब्लड आया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आया, कैपिलरी में छेद थे, प्रेशर इतना था ब्लड का कि धक्का खा के बाहर निकल गई चीज़ें। बाहर कहाँ पहुंची? एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस में। जैसे ही वो वहाँ पहुंची वो क्या बन गई? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। समझ गए? जैसे ही सेल को माल दिखा, सेल ने माल लिया, कचरा फेंका, माल लिया, कचरा फेंका। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहता है मुझे दोबारा जाना है यार, मुझे ब्लड का पार्ट बनना है। तो वो कोशिश करेगा किसमें घुसने की? वापस से इधर कैपिलरीज से अंदर घुसने की। पर यहाँ पे प्रेशर कम है ना, तो थोड़ा घुसने की फ्रीक्वेंसी कम होगी जितना निकलने की ज़्यादा होगी, है ना। तो वो घुसने की कोशिश करता है, कहता है यार प्रेशर ही नहीं मिल रहा, घुसूँ कैसे? पर फिर भी बेचारा कैसे तैसे करके घुस जाता है। मेजॉरिटी घुस जाता है, पर बहुत सारा पीछे भी छूट जाता है। पीछे वाला कहता है यार मैं भी जाऊँगा, मुझे भी ब्लड का पार्ट बनना है। तो यहाँ पर प्रकट होती है लिम्फेटिक कैपिलरी। वो कहती है डोंट वरी, फिकर नॉट, मैं तुम्हें लेके चलूँगा ब्लड के पास दोबारा। तो ये सारा माल जो है रिमेनिंग वो कहाँ एंटर कर जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो अब लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर कर जाता है। बेटा जिस टाइम पर ये इसमें एंटर कर गया, अब से अभी से ही तुम इसी को लिम्फ बोलोगे। समझ रहे हो? जब तक वो यहाँ पे था तुम इसको क्या बोल रहे थे? ब्लड। जब तक यही चीज़ यहाँ पे थी आप इसे क्या बोल रहे हो? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जब यही इसमें एंटर कर गया इसको आपने बोल दिया लिम्फ। समझ रहे हो? ये क्या है? नाम है, बस तरीके तुम्हें सिखा रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है। लिम्फ बन गया। एक बात आप ध्यान से देखना, ये रास्ता यहाँ से भी ओपन है, ये रास्ता यहाँ पे भी ओपन है। लिम्फ ना एक ही जगह से खुली हुई होती है, ऐसे दोनों तरफ से नहीं खुली होती। यहाँ पे सिर्फ घुसने का रास्ता है। याद है वो डॉन वाली दुनिया में ऐसे होता है, तुम आओगी अपनी इच्छा से पर जाओगे हमारी इच्छा से। समझ रहे हो? तो घुस तो तुम अपनी इच्छा से गए, अब तुम पीछे नहीं जा सकते कि तुम कौन, नहीं मजा नहीं आ रहा मैं पीछे जा रहा हूँ। हाँ, अब तुम घुस चुके हो। अब तुम कहाँ एंटर करोगे? ध्यान से सुनो। लिम्फेटिक कैपिलरीज, जहाँ देख पा रहे हो ये लिम्फेटिक कैपिलरी, ये देखो यहाँ से मार्क करें। वैसे ये लिम्फेटिक कैपिलरी है यार, ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी थी, ये सारी होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है बेटा, जब भी कैपिलरी ज्वाइन करती है, ज्वाइन करके क्या बनती है? वेसल। तो ये आपकी क्या है? लिम्फेटिक वेसल। समझ गए? ऐसे आपका 2 पॉइंट आ चुका। लिम्फ कैसे बना? लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर करा, लिम्फेटिक वेसल्स में गया। अब हम पढ़ते हैं लिम्फ नोड क्या होता है। सुनना, अब ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं, इमेजिन करो, मैं इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। ये लो, ये लिम्फेटिक वेसल है ना। इस लिम्फेटिक वेसल में ना बीच बीच में चेक पॉइंट बने होते हैं, पुलिस चौकियाँ बनी होती हैं। देखो तुमने मूवी देखी है जब चोर वोर भगते हैं और ना वो नाकाबंदियाँ होती हैं। सिमिलरली लिम्फेटिक वेसल में भी ना ऐसे बीच बीच में चेक पोस्ट होते हैं, लाइक दिस, ऐसे चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट पुलिस चौकियाँ हैं ये। और इन्हीं पुलिस चौकियों को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। इन पुलिस चौकियों को तुम क्या बोलते हो? लिम्फ नोड। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पुलिस वाले बैठे होते हैं। एक पुलिस वाले का नाम है बी सेल, याद आ रहे हैं? लिम्फोसाइट्स पढ़ रखे हैं अपन ने। एक पुलिस वाले का नाम है टी सेल। एक है बी सेल, एक है टी सेल। बी सेल और टी सेल जो होते हैं बेसिकली, तो अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये बी सेल और टी सेल, याद करो तुमने अभी पढ़ा था कॉन्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, WBC पढ़े थे अपन ने, उसमें हमने लिम्फोसाइट पढ़े थे, उसमें हमने अग्रैन्युलोसाइट पढ़ा था। तो यही अग्रैन्युलोसाइट्स के 2 फॉर्म थे ना लिम्फोसाइट के, एक बी सेल एक टी सेल। तो ये दोनों है ना पुलिस वाले, ये पुलिस वाले कहाँ बैठे होते हैं? ये इस चौकी में बैठे होते हैं। कौन सी? लिम्फ नोड नाम की चौकी। ठीक है,
अब क्या हो रहा होता है, ये बेचारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो अब लिम्फ बन चुके हैं, यहाँ से बन बन के पास ऑन हो रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं, ये जो दोनों है ना, ये पता है क्या करते हैं, देखो ये कितने होशियार हैं, लिम्फ कितना होशियारी वाला काम करता है। सुनो, तुम्हारे पास ब्लड है, ब्लड का ही तो पार्ट है लिम्फ, है ना। ये कहते हैं लिम्फ नोड के अंदर के ये बी सेल कि यार ये ब्लड का ही पार्ट है ना, ब्लड का ही पार्ट है तो थोड़ी चेकिंग भी कर लेते हैं, आओ जरा हवेली पे, इसकी चेकिंग भी हो जाए। चेक कर लेते हैं कि ब्लड में सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर कोई गड़बड़ है, कोई माइक्रोब है, तो अभी के अभी हम देख लेते हैं और भैया अलर्ट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को। ऐसे मजाक नहीं चलेगी हमारी बॉडी के साथ। तो यहीं के यहीं इसकी छोटी सी चेकिंग हो जाती है, और ये जो लिम्फ जा रहा होता है ना, ये इसको चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें कोई माइक्रोब तो नहीं। अगर माइक्रोब नहीं है तो वो इससे कहेगा चल चल कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे चल जा, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर से पुलिस चौकी आएगी, ये लोग भी डंडा लेके बैठे हैं, लाओ फिर चेकिंग कराओ, लाओ लाओ लाओ। ऐसे चेकिंग होते होते जहाँ जहाँ आप क्लियर होते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। पर बेटा गलती से भी सपोज करो तुम्हारे को कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ध्यान से सुनो, कहानी समझने की कोशिश करना। इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली वो आर्टरी से शुरू हुआ होगा, कैपिलरी भी पहुंचा होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी घुसा होगा, और बेचारा गलती से इधर भी घुस ही गया होगा कैपिलरी में। और जब घुसा तो चेकिंग होते टाइम ये पकड़ा भी गया होगा, और पकड़ते से ही बेटा बी सेल और टी सेल बहुत गंदा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं, जिसके चलते ये माइक्रोब्स मार दिए जाते हैं, एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे करके तुम सोचो, तुमने इस बेचारे फ्लूइड को दोबारा ब्लड के पास भी पहुंचाने की काम कर दिया, दूसरा काम तुमने क्या कर दिया, हैंड टू हैंड इसकी चेकिंग भी कर दी कि ब्लड में सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐसे चेकिंग होते 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 लिम्फ नोड्स जो हैं ये चेक करता 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 ये आपका लिम्फेटिक वेसल अल्टीमेटली जाके ड्रेन कर देगा। कहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना, ड्रेन्स ब्लड इन वेना कावा। याद आ गया तुम्हें, आपकी वेन ही तो है वेना कावा। तो कुछ इस तरीके से हुआ है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बनाऊं ना, इसी चीज को शॉर्ट में, आर्टरी से कहानी शुरू हुई, यहाँ पे बीच में क्या आ गया था, कैपिलरी आ गई थी, और ये कहानी थी आपकी वेन की, है ना। ये वेन इसको दोबारा कहाँ पर लेके चला जाएगा, हार्ट में। तो ये लो, ये मेरा क्या बन गया, हार्ट, ये मेरा हार्ट है ना। फिर दोबारा यहाँ से शुरू होगा, अच्छा वाला ब्लड जाएगा और इस तरीके से पैसेज चलता रहेगा, बन गया पैसेज। लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा है इसमें, देखो बीच में यहाँ पे कुछ पार्ट को कलेक्ट कर रहा है लाइक दिस, कुछ पार्ट इस तरीके से कलेक्ट हुआ, लिम्फेटिक कैपिलरीज से बन गई लिम्फेटिक वेसल। बीच बीच में तुमने यहाँ पे क्या डाल दिया, ऐसे चेक पॉइंट्स, चौकियाँ लाइक दिस, ऐसे चौकियाँ बना दी बीच बीच में, चेकिंग वेकिंग कर दी, और चेकिंग करने के बाद अल्टीमेटली तुमने इसको वापस से किस में डाल दिया, वेना कावा। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि ब्लड से ही बनता है लिम्फ, और लिम्फ दोबारा जाके ब्लड का ही पार्ट बन जाता है। तुम्ही से शुरुआत हुई और तुम्ही पे ही खत्म हुआ सारा काम, और अल्टीमेटली ये देखो ब्लड में दोबारा चला गया, और अब यहाँ पर हार्ट कहेगा चल मुन्ने आ गया वापस, ले चल शुरू हो जा। समझ गए तुम कहानी, लिम्फ क्या होता है, कुछ नहीं आसान है, बहुत समझ गए। देखो यही लिम्फेटिक सिस्टम, एक मिनट ये देखते हैं, इससे पहले मैं तुम्हें यही लिम्फ नोड का डायग्राम दिखा देती हूँ। ये एक लिम्फ नोड का डायग्राम है, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है। ये एक लिम्फ नोड में ना ब्लड ऐसे हर जगह से एंटर कर जाता है, और यहाँ पे बैठी होती हैं आपकी टी सेल बी सेल, और ये चेकिंग करती हैं, जो जो पास हो गया वो तो आगे जाएगा, और अगर गलती से यहाँ पे कोई कीड़ा वीड़ा आ गया, कीड़ा वीड़ा आई मीटर से माइक्रोब आ गया, तो बेटा इनकी तो बैंड बच जाती है, इनको कोई एंटरटेन नहीं करेंगे, इनको तो मारेंगे और अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स देंगे। समझ गए, आ जाओ। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक इसको खत्म करने के लिए पढ़ लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा कनेक्शन। देखो ध्यान से, ये तुम्हें दिख रही है छोटी छोटी सी, मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ सो दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर। देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे से सब जगह पे से नेटवर्क बना हुआ है पूरा लिम्फेटिक वेसल्स का, ठीक। तो क्योंकि यार पूरी बॉडी में सेल्स है ना, पूरी बॉडी में ऐसा काम हो रहा होगा, तो वही कैपिलरी जुड़ेगी, कैपिलरी जुड़ के वेसल बनाएगी, और ऐसे पूरा वेसल का नेटवर्क बना होगा। ध्यान से देख पा रहे हो। अब आपको जो लास्ट बात ध्यान से सुननी है इसके बारे में, वो ये है, आपका यहाँ से ये राइट लेग, लेफ्ट लेग और आपका लेफ्ट हैंड, इन सब की लिम्फेटिक वेसल्स जुड़कर एक तरफ ओपन हो जाती है, ठीक है। और इधर राइट, ये थोड़ा सा पार्ट में ना एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन, पर मेरे हिसाब से लर्न कर लेना चाहिए इसको। देखो, और इधर आपका राइट हैंड
और आपका राइट साइड ऑफ योर फेस, ये देखो दोबारा सुनो, ये मेरा राइट साइड है, राइट साइड का फेस और राइट साइड का हाथ जुड़कर इधर एक जगह ओपन हो रहा है, इधर मेरा लेफ्ट साइड का फेस, लेफ्ट साइड का हाथ, लेफ्ट साइड का पाँव सब जुड़कर एक जगह ओपन हो रहा है। दोनों ओपन हो गए। दोनों ओपनिंग्स के नाम याद रखो। इसको आप जो राइट साइड ओपन हो रहा है उसको हम बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, और जो लेफ्ट साइड ओपन हो रहा है, प्लीज गलती से भी उसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट ना बोल देना, उसका नाम है थोरैसिक डक्ट। हो गया ओपन। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कैसे वेना कावा में ओपन करेंगे। अब क्या हो रहा है, ऊपर से दो वेन्स आ रही हैं, एक ऊपर से वेन आ रही है लाइक दिस और एक वेन आ रही है इधर से। जो ऊपर वाली वेन है ना उसका नाम है जुगलर वेन। ऊपर वाली जो वेन आ रही है वो क्या नाम है, जुगलर वेन। और नीचे से जो यूं वेन आ रही है उसका नाम है सबक्लेवियन वेन। जिस पॉइंट पे ये दोनों जुड़ रही है, देखो ऊपर से आ रही है जुगलर वेन, इधर से आ रही है सबक्लेवियन वेन, ये पॉइंट आ गया जिसका ये जुड़ने वाला, इसी पे ही, इस पॉइंट पे ही आपकी ओपन हो जाएगी यहाँ से राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर है वाली बात। अब लेफ्ट साइड देख लेते हैं। ऊपर से आ रही है जुगलर वेन, साइड से आ रही है सबक्लेवियन वेन, यहाँ पर बीच में ओपन हो जाएगी आपकी थोरैसिक डक्ट। समझ गए दोनों की ओपनिंग। और अल्टीमेटली ये दोनों जुड़कर ओपन हो जाएंगी आपकी वेना कावा में। और बेटा वेना कावा ब्लड को कहाँ लेके जाता है, आपके राइट ऑरिकल में। क्लियर। फटाफट दोबारा देखो, राइट साइड का मुंह, राइट साइड का हाथ जुड़ के बना देगा राइट लिम्फेटिक डक्ट। इधर लेफ्ट साइड का मुंह, लेफ्ट साइड का हाथ, नीचे के दोनों पाँव जुड़ के बना देंगे थोरैसिक डक्ट। क्लियर है। दोनों को खुल के वेना कावा में ओपन होना है। उसके लिए क्या हो रहा है, दो वेन्स आ रही हैं, ऊपर से आ रही है जुगलर वेन, साइड से आ रही है सबक्लेवाइन वेन। उसमें ओपन हो जाएगा इधर से राइट साइड वाली लिम्फेटिक डक्ट। सिमिलरली इधर की साइड से भी एक जुगलर वेन और सबक्लेवियन वेन आ रही है, उसमें कौन ओपन हो जाएगा, आपका थोरैसिक डक्ट। दोनों ओपन होकर अल्टीमेटली जाके खुल जाएंगे वेना कावा में। और वेना कावा जो कि सबसे बड़ी आपकी वेन है, वो जाकर अल्टीमेटली कहाँ ब्लड ले जाएगी, राइट ऑरिकल में। आई होप बच्चों तुम्हें लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। चलो लास्ट बात जो अब अपन पढ़ रहे हैं वो ये है, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है। भाई ब्लड के पास आरबीसी होता है, लिम्फ के पास नहीं होता। क्यों नहीं होता, लॉजिक लगाओ, अब तो तुम्हें भी समझ आना चाहिए यार। लिम्फ जब तुमने बनाया था तो लिम्फ अल्टीमेटली तुमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनाया था। याद करो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या था, ब्लड ही तो था, पर वो कहाँ से निकला था, कैपिलरी। कैपिलरी के जितने भी छेद थे वो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे छेदों में से आरबीसी घुस ही नहीं पाता, इसलिए लिम्फ के पास आरबीसी नहीं होता। डब्ल्यूबीसी दोनों के पास होता है। प्लेटलेट ब्लड के पास होता है, लिम्फ के पास भी होता है, बट वेरी लिटिल, बहुत ही कम होता है, लिटिल, ज़्यादा नहीं होता इसके पास। ठीक है। O2CO2 ग्लूकोज यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, पर कंपैरेटिवली यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, लिटिल। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि यार ब्लड का ही पार्ट है यार, लिम्फ तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और लास्टली अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं। ये इन्वेजन चेक करता है फॉरेन सब्सटेंसेस की। अभी मैंने तुम्हें बताया बी सेल टी सेल कितना धुआंधार चेकिंग मारती है। एक मैंने तुम्हें बताया कि ये जो आपका टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यार अल्टीमेटली ब्लड में जाना चाह रहा है तो उसका कॉम्पोजिशन मेंटेन रखता है क्या, चल यार तेरे को दोबारा ब्लड में छोड़ के आ जाता हूँ। और तीसरी चीज़ जो तुम्हें थोड़ा सा डाइजेशन से लिंक करनी पड़ेगी बेटा, डाइजेशन में आपका सारा डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय एब्जॉर्प्शन करता है। याद आ रहा है। सपोज मैंने ये एक विलाय जूम कर दिया, ठीक है, तो विलाय में जब भी तुम देखते हो बीच में ऐसी सी आप एक कैपिलरी बनाते हो जिसको आप नाम देते हो लैक्टियल। इसका नाम क्या देते हैं अपन, लैक्टियल। और आप कहते हो लैक्टियल हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन, है ना, बोलते हैं ना अपन लैक्टियल हेल्प इन फैट एब्जॉर्प्शन। तो ये जो लैक्टियल अपन कहते रहते हैं ना, ये लैक्टियल कुछ और नहीं, इट इज बेसिकली अ लिम्फेटिक कैपिलरी। हो गया भाई काम सारा, तीसरा भी काम क्लियर है तुम्हें। आ जाओ लास्ट बात अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 3 लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स के नाम याद कर लो, कोई डिटेल याद नहीं करनी। स्प्लीन इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन, थाइमस इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन, टॉन्सिल्स इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन। सो आई होप बच्चों आपको लिम्फ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। आज की क्लास में हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर, क्लॉटिंग कैसे होती है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये 4 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। विद दिस हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया। अगर समझ आया देन प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एज वेल एज प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।